हेलो एवरीबॉडी। होप जो कल हमारी वीडियो आई थी एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, उसमें सबने मोर देन 15 आंसर करेक्ट किए ही हो। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। आज हम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द प्रोडक्शन मीन्स। प्रोडक्शन होता क्या है? ये मैंने, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो इकोनॉमिक्स वाली, उसमें मैंने बेसिक टर्म्स में प्रोडक्शन का मतलब बताया हुआ है। अगर आपने वो देखी है तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आई एम रिपीटिंग हियर फॉर यू. Production means it's a process of converting raw material in a useful thing or finished good things become useful as the acquire utility of value. हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल, सपोज यू आर यूजिंग वुड, आपने वुड लिया, दैट इज रॉ मटेरियल, उसका आपने क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, अलमीरा बना ली, कुछ भी बना लिया, दैट इज व्हाट, दैट विल बी द फिनिश गुड. तो उन्होंने बोला कि थिंग्स बिकम यूजफुल. यूजफुल कैसे बना वो? क्योंकि दे एक्वायर यूटिलिटी. यूटिलिटी इज कैपेसिटी. कैपेसिटी वैल्यू होती है टू सेटिस्फाई आर वांट्स. दैट्स व्हाई लोग जो है परचेज करेंगे आपकी प्रोडक्शन को. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन इज फिक्स्ड फैक्टर्स and another one is variable factors. As the name suggests, fixed factor. Fixed factor मतलब are those applications which does not change with the change of output. Suppose चाहे हमारी बिस्किट की फैक्ट्री है, लेकिन हम एक लैंड पे, हमारी फैक्ट्री है, ओके, सपोज दिस इज लैंड. तो अगर हम उस लैंड पे हम बिस्किट की प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा आउटपुट, चाहे 200 यूनिट्स बनाए, चाहे हम 400 यूनिट्स बनाए एक दिन में, हमारा जो लैंड है डैट विल बी फिक्स्ड. हमारी लैंड ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि हमें लैंड जो है इट्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट इट विल बी फिक्स्ड. मशीन है, मशीन भी फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे हम जितना मर्जी, उसकी कैपेसिटी से 2000 यूनिट्स बनाने की है, लेकिन वो हम मशीन चेंज नहीं, मशीन विल रिमेन द सेम. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर. क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम लाइक व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर्स. आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अब आपको खुद सोचना है कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है. अब वेरिएबल क्या होता है? आर दोज एप्लीकेशन विच चेंजेस और वेरीज. चेंजेस और वेरीज का मतलब बेटा सेम ही होता है. वेरीज भी मतलब ही होता है चेंज करना. वेरिएबल, वेरीज जो है दैट डिराइव्ड फ्रॉम वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल डिराइव्ड फ्रॉम वेरीज with the change in the application. अब change in the application मतलब जैसे कि application of a change और with change in the application, change in the application of output. यहाँ पे output आएगा, sorry, this is not application, this is output है, यहाँ पे output लिखा है. अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं लेबर. जैसे कि अगर हमने 4 लेबर, कोई लैंड है, उस पर हमने अगर 4 बंदे लगाए थे तो इतनी प्रोडक्शन हो रही थी, 1 2 3 4. फिर हमने 5 लगाए तो प्रोडक्शन वॉज 200. फिर 6 लगाए द प्रोडक्शन वॉज 700. ऐसे ऐसे क्या हुआ, जब हमने लगाया, जैसे जैसे हम ये वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारी आउटपुट भी है वो इंक्रीज होती गई. अब लास्ट लाइन में क्या लिखा है? व्हेन आउटपुट इज जीरो द यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो. जब आउटपुट जीरो होगा, कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जैसे बढ़ती है वैसे ही आउटपुट बढ़ता है. चाहे हम अपने पास लैंड रखें, दैट इज फिक्स फैक्टर, उस पर वेरिएबल फैक्टर नहीं लगाएंगे तो उस पर क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी ना. सो यही हमें बता रहा है कि इफ द आउटपुट इज जीरो द यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो. Now another question can come in the exams. What are the factors of production? There are always 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Land क्या है? किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, वी नीड अ लैंड, बट सर्विसेज के सेक्टर में नहीं माना जाता. लेबर, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? वी वांट वर्कर्स. कैपिटल, कैपिटल इज व्हाट, पैसा चाहिए लगाने के लिए. एंड entrepreneur इज द, entrepreneur क्या हो गया? Entrepreneur is a person who does, you can say the owner who does business with innovation, that is entrepreneur. लैंड पे हमें क्या इनकम आती है? लैंड पे हमें रेंट आता है. लेबर हमको, हम वेजेस देते हैं. कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट आता है. और entrepreneur will enjoy profits.
याद रखना, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको अच्छे से याद कर लो, आ सकता है ये। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंसेप्ट्स है इसमें टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड लास्ट वी हैव मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन एज अ नेम सजेस्ट, टोटल मतलब सबका सम अप करना। जब ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को हम ऐड कर लेंगे ना, दैट विल बी द टोटल प्रोडक्शन। सपोज हमने पहले ये थे, जैसे जैसे सबसे पहले हमारे पास आउटपुट है 10, फिर 12, फिर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 6। जब हम इनका ऐड करें डैट इज 65, तो डैट इज द टोटल प्रोडक्शन। जब हमने हर एक लेवल पे देखा कितनी कितनी आउटपुट हुई है, तो जब हम उनको ऐड किया तो आंसर वुड बी 65, डैट इज द टोटल प्रोडक्शन। आपको कभी दिया होगा डाटा द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द आउटपुट, तो फाइंड द टोटल प्रोडक्शन, यू जस्ट नीड टू ऐड देम। अब है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन आपको पता है, आपने बचपन से ही निकाला होगा। एवरेज मीन्स द मीन, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। तो कैसा आएगा टोटल प्रोडक्शन। सपोज हेयर वी हैव टोटल, इन्होंने दिया हुआ है इधर एग्जांपल, से द 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला दिया है, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो टोटल प्रोडक्शन हमें दी है 40, वेरिएबल फैक्टर आ गया 5, द एवरेज वुड बी 8 सेल्फ। सपोज यहाँ पे हमने एवरेज निकालनी हो, दैट इज 65 है, टोटल हमारे पास 65 है। अब हमारे पास वेरिएबल हम देखें वेरिएबल फैक्टर्स हमने कितने लगाए, 1 2 3 4 5 6, 65 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर वुड बी 10.5 आई थिंक, आंसर वुड बी 10.5 आ जाएगा। तो वैसे ही आप देख लेंगे। अब है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल क्या होता है, हमेशा याद रखो, द वर्ड मार्जिनल मीन्स कहीं भी मार्जिनल आ जाए, चाहे प्रोडक्ट के साथ, कॉस्ट के साथ, रेवेन्यू के साथ, द मार्जिनल इज एडिशनल। मार्जिनल का हमेशा मतलब क्या रहता है, एडिशनल, जो हम ऐड कर रहे हैं नया नया। तो ऐड क्या कर रहे हैं, अभी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखा है टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1। इसका मतलब है कि nth पोजीशन पे जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसमें से n माइनस 1 हम इस पे लेते हैं। जैसे कि मैं टोटल प्रोडक्शन इस पे दिया है 15, दैट विल बी TPN, ठीक है। अब TPN माइनस 1 क्या हो जाएगा, 12, उससे पहले वाला TPN माइनस n माइनस 1 वुड बी 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 12 वुड बी आंसर 3। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या आ जाएगी 3, फिर हम इसमें देखेंगे, फिर हम इसमें चेक करेंगे, फिर हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन। कितना एडिशन कितना हो रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अब हमारे पास प्रोडक्शन में एक नया कंसेप्ट आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इट स्टेट्स दैट as more and more variable factor combined with the fixed factor, a stage must ultimately come when the marginal product of the variable factor starts declining. That is starts, okay, not starts. Starts लिखा है ये। let me give you an example. ये example ले लो, suppose there is a land, okay, यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे थे। तो जब 4 लोग काम कर रहे थे ना, तो इनकी जो प्रोडक्शन थी डैट वाज सपोज 100 kgs राइस वॉट एवर दे आर यूजिंग। फिर हमने 5 लेबर एम्प्लॉय किए, तो इनकी हो गई 200। फिर हमने 10 कर दिए, तब भी क्या रही, सॉरी 10 एम्प्लॉय ले आए, इट्स नॉट 100 इट्स 10, तब भी इनकी मतलब बढ़ी लेकिन 400 हुई, ठीक है। फिर उसके बाद वो 15 लोग ले आए। अब लैंड तो क्या है, डेट इज फिक्स्ड। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वहाँ की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, उसको इतने लोगों की ही ज़रूरत है। तो जैसे हम वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाते गए, सपोज हमने अब 20 बंदे ले आए वहाँ पे, ठीक है, घर के सारे बंदे उधर ही लग गए, लेकिन हमारी प्रोडक्शन क्या हुई, सिर्फ 500। मतलब बढ़ रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही है। देखो पहले हमारा यहाँ पे 100 बढ़ा, फिर यहाँ पे 200 बढ़ा, 200 में से 400, 200 बढ़ा, अब सिर्फ 100 बढ़ रहा है। मतलब मार्जिनल जो है वो अब कम बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नेगेटिव में चल जाएगा। सपोज अब हम 25 बंदे लगा लेंगे ना,
तो जो हमारी जो प्रोडक्शन हो जाएगी ना मार्जिनल, दैट वुड बी नेगेटिव। हाउ? मार्जिनल जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि लैंड पे इतने इंसान, इतने लेबर की जरूरत है ही नहीं कि वो इतनी प्रोडक्शन करे। तो क्या हो जाएगी हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, दैट वुड गो इन नेगेटिव। आप इस टेबल से समझिए। सपोज दैट इज यूनिट ऑफ लैंड, यूनिट ऑफ लैंड 10 एकर्स ही रही हर एक केस में, ठीक है, हर एक केस में 10 एकर्स रहेगी। यूनिट ऑफ लेबर हम बढ़ाते गए, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देन टोटल प्रोडक्शन देखा, पहले 0 थी, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ लेबर मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 रहेगी। तो हमारे पास फिर आया, हमने एक लेबल आया 20 प्रोडक्शन, दूसरा लेबल आया 50 प्रोडक्शन, ऐसे ऐसे करते करते ले आए। फिर मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 120, 50 डिवाइडेड बाय 225, 90 डिवाइडेड बाय 330, 120 डिवाइडेड बाय 30, 140 डिवाइडेड बाय 528, ऐसे एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। आप इसके भी एवरेज कॉस्ट के निकालिए और मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 50 माइनस 20 30 आ गया, ठीक है, 90 माइनस 50 40 आ गया। इधर हम देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे 20 से 30 हुई, इंक्रीज हुई, 30 से 40 हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन इस टाइम पे 30 मतलब थोड़ी कम होगी, मतलब हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिमिनिश हो गई। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं, मतलब बड़ी तो है लेकिन कम, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर से डिमिनिश ही हो रही है, 20 10 10 1, ठीक है, डाटा डिमिनिश ही हो रही है बार बार। लेकिन अब हम इसमें देख रहे हैं ये तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव में ही चली गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारी थी 21.3, यहाँ पे आ गई हमारी 17.5, 150 थी, 140 होगी टोटल प्रोडक्शन, तो हमारी ये नेगेटिव में चलेगी, क्योंकि 150 में से 40 काटो 10। तो अब हमने देखा ये नेगेटिव है, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेज कि हमारी स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी और फिर नेगेटिव चली जाएगी। ये जो 3 स्टेजेस है ना, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज नेगेटिव वाली, इसको 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। रिमेंबर दिस, इन फर्स्ट स्टेज marginal production increases at increasing rate, in next stage marginal production decreases, or in third stage it's become negative. Hope this is clear. Moving on to next slide. अब now we have cost of production. cost से हम समझते ही हैं cost क्या होता है, cost हमने पढ़ा है शायद से पहले भी। cost is an expenditure, जो हम पैसा spend कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, that is expenditure. It refers to the expenditure incurred by a firm on the factors of input. Factors of input हमने पढ़े, the factors of production, land, labor, capital, entrepreneur पहले। on the non factor input, non factor input हमारे पास होता है raw material, ठीक है, याद रखना, नॉन फैक्टर इनपुट इज रॉ मटेरियल। जो भी हम इन पे खर्चा करते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे, रॉ मटेरियल पे, दैट इज ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप तो बोल सकते हैं इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स इनपुट, ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हमारे पास आता है फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हमने पीछे किया था फिक्स्ड प्रोडक्शन एंड फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, वैसे इसी में है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में बोल रहे हैं इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग। अब क्या बोलता है, इट्स अ टोटल, सब मैंने बोला सम टोटल है, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगे दैट वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे लैंड पे लगा, हमने रेंट देना है, कैपिटल पे लगा, लेबर को हम दे रहे हैं, लेबर इन द सेंस अगर हम सैलरी पर्सन को दे रहे हैं, अगर जो डेली वेजेस पे देना है दैट वुड बी वेरिएबल, ओके, रिमेंबर दिस। अब रेंट दे रहे हैं दैट वुड बी फिक्स। सपोज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 200 400 500, जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें, बट द रेंट विल रिमेन सेम। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम देखें, इट एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक वेजेस।
हम जितना उनसे काम कराएंगे, जितनी प्रोडक्शन कराएंगे, उसके हिसाब से पैसे देने होंगे। जैसे कि हम बोलेंगे ओके, सपोज वी हैव एन कैंडल इंडस्ट्री, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि आज 5 यूनिट के आपको, अगर आप 20 मोमबत्तियाँ बनाते हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप 30 मोमबत्तियाँ बनाते हैं तो आप इतने पैसे मिलेंगे। डैट वुड बी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब क्योंकि डैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम कितनी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके हिसाब से आएगा। डैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट ओनली। होप दिस इज क्लियर, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने पहले प्रोडक्शन वाला बनाया था ना टेबल, ये वैसा ही टेबल है। टोटल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और उसमें ये सभी फॉर्मूलेज लिख लीजिए। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। एवरेज हमने बताया, एवरेज के तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सबसे बता रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, नॉट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर सिंपल एवरेज कॉस्ट हो तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। लेकिन ये अगर बोल रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अगर बोलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आता, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जैसे नेक्स्ट में बता रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब हमारे पास एवरेज कॉस्ट ये बताया हुआ टी क्यू अपॉन क्यू। अब इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस कर दो तो एवरेज, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, टोटल एवरेज कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट है, मैंने कहा था दैट इज एन एडिशन। ये जो साइन है ना ट्रायंगल का, ट्रायंगल का साइन मीन्स चेंज, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 20 और 14, मार्जिनल कॉस्ट निकाली, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो 20 और 28 में कितना फर्क है, 8 का। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई, 8। अब यहाँ पे 28 और 34 में कितना फर्क है, 6 का। मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई, 6। वैसे ही हमने इसमें से क्या करना होता है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करना है। दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मैंने बताया एडिशनल, एवरेज कॉस्ट मीन हो गया, टोटल कॉस्ट विल बी गिवन। होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा आता है रिलेशनशिप बताइए एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में और टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इनकी रिलेशनशिप के 3 पॉइंट्स है, यू नीड टू लर्न देम बाय हार्ट। आई एम रिपीटिंग, लर्न देम बाय हार्ट, और इसको नोटबुक पे लिख लीजिए। सबसे पहले है हमारे पास ये हमारे ग्राफ में शो किया, जैसे हमने पीछे टेबल में बनाया था उसी को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। When MC is smaller than AC, AC falls। देखिए यहाँ पे MC छोटा है, ये AC है, ये MC है। ये जो यहाँ पे MC है ये छोटा है AC से, तो AC क्या कर रहा है, AC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब AC यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है जब MC is less than AC। अब उन्होंने बोला when MC is equal to AC, AC is constant and its minimum point। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे MC इज इक्वल टू AC, और यहाँ पे AC क्या है, सबसे मिनिमम पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना AC का, दैट इज दिस पॉइंट। यहाँ पे वो सबसे कम है। व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC। अब देखो यहाँ पे MC जो है वो, दिस MC इज ग्रेटर देन AC। MC ऊपर आ रहा है ना AC के, तो AC क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। सबसे पहले AC क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था, फिर वो पॉइंट पे आया जब इक्वल हुआ, उसके बाद वो क्या कर गया, राइज कर गया। लेकिन फर्स्ट केस में जो था वो AC बढ़ा था और नेक्स्ट केस में MC बढ़ा है। रिमेंबर दिस, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन AC and MC, that is average cost and marginal cost. What is the relationship between total cost and the marginal cost? Total cost rises at a diminishing rate। सबसे पहले जो total cost थी वो कम रेट पे बढ़ रही थी, बट व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन TC स्टॉप्स डिक्रीजिंग। लेकिन जब TC स्टॉप हो गई डिक्रीजिंग, MC एट इट्स मिनिमम। MC क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, सबसे कम होगी, कब, जब क्या हुआ, TC स्टॉप्स डिक्रीजिंग। तो TC था वो डिक्रीज नहीं हो रहा था। व्हेन रेट ऑफ TC स्टार्ट्स राइजिंग, जब TC यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द पॉइंट वेयर द MC इज
सबसे मिनिमम है। और व्हेन टीसी स्टार्ट राइजिंग, इसके बाद टीसी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, एमसी इंक्रीज कर रहा है। टीसी राइजेस, एमसी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट में एक कॉस्ट आपको और भी आ सकती है, जो हमने पहले कॉस्ट की है ना, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट का कंसेप्ट भी आता है कॉस्ट में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या बोलता है, सबसे सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलती है, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमेशा याद रखो, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। आप नोटबुक पे लिख लीजिए, अपॉर्चुनिटी क्या बोलती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। सपोज गीता is doing a job in a school and getting a salary of 20,000, ठीक है, 20,000 सैलरी मिलती है उसको, लेकिन दैट इज इन एबीसी स्कूल। ये हमें बता देती हूँ, ये एबीसी स्कूल है, ठीक है। अगर वो XYZ स्कूल में काम करे, शी विल गेट 18,000 सपोज। तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मतलब इफ यहाँ पे क्या लिखा है, इज व्हाट अ पर्सन सेक्रीफाइस व्हेन दे चूज वन ऑप्शन ओवर अदर। वो क्या सेक्रीफाइस करेगी अगर वो एबीसी स्कूल छोड़ के XYZ में काम करे, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मिल रही है, उसने सेक्रीफाइस किया 2,000 रुपया और वो काम कर रही है 18,000 रुपये में XY स्कूल में। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 18,000 आफ्टर 20,000, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, कभी कभी पूछ भी लेता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके पास क्या है, XYZ। सपोज यहाँ पे एक और स्कूल होता PQR, ठीक है, वो उसको 15,000 दे रहा है, ठीक है, 15,000 दे रहा है। उसके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है आफ्टर एबीसी स्कूल, XYZ ओनली है ना, वो XYZ में जाएगी ना कि PQR में, क्योंकि वहाँ तो 15,000 दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसके लिए, 18,000। रिमेंबर ये यहाँ पे ये बताया हुआ इसका फॉर्मूला, लर्न इट। एक्सक्यूज मी। अब now we have explicit cost and implicit cost. Remember, explicit means the external and implicit means the internal. आप इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। एक्सप्लिसिट इज एक्सटर्नल एंड इम्प्लिसिट इज इंटरनल। एक्सटर्नल कॉस्ट जब भी हम किसी चीज में लाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बाहर से कुछ भी ला रहे हैं ना, हम उसको कुछ पे कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कुछ भी हम बाहर से ला रहे हैं, सपोज हम कोई मैनेजर ला रहे हैं बाहर से, उसको पे कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हम उसकी कॉस्ट क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में ला सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट, when the company uses resources belonging to the owner such as capital or inventory, जब ओनर अपनी कोई चीज ला रहा है, सपोज एक ओनर है, उसी में एक बहुत अच्छे मैनेजर की क्वालिटी है, तो अपने आप को तो सैलरी नहीं देगा ना। सो कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट is not easy, but explicit cost we can calculate the cost of explicit, ठीक है, remember। अब now there are two lines written below। क्या मतलब है इसमें, क्या लिखा है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मोस्ट ऑफन रिलेटेड टू द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन रादर देन जस्ट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। रिमेंबर, एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, जब हम कुछ बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मतलब हम अपने बेस्ट लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं, एफिशिएंट है अपनी लाइफ में, हम बहुत सही चल रहे हैं, दैट इज एफिशिएंसी। तो एक कंपनी के लिए एफिशिएंसी क्या होती है कि जो उसकी कॉस्ट पर यूनिट है ना, वो कम हो। कॉस्ट पर यूनिट मतलब अगर वो एक आर्टिकल बना रहा है तो उसकी कॉस्ट कम से कम हो, सो डैट उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, डैट इज एफिशिएंसी। ना कि वो कितना बढ़ा रहा है। सपोज हम बना रहे हैं 100 यूनिट्स एक दिन में बना रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इतनी वेस्टेजेस हो रही है, इतनी वो हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ज़्यादा ही होगी। तो डैट इज नॉट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज when the cost per unit of production is less, but we does not consider the number of unit produced। प्रोडक्शन चाहे कम ही हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ यूनिट भी कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स का कोई फायदा नहीं है। होप यू लाइक द लेक्चर टुडे।
थैंक यू। वी विल कम विद आवर न्यू वीडियो सून। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सो डैट मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।